बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आप चौंक गए होंगे, बट मैं भी इसी इंतज़ार में था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो कि मैं आपसे जुड़ पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और जितने सीरियस शायद आप अपने लिए नहीं हैं, उससे ज़्यादा सीरियस मैं आपके लिए हूँ। और अभी भी बोलने की स्थिति में उतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा विचलित था ये सोच के कि बच्चों का एग्जाम आ रहा है और भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अक्सर मैं कहता हूँ अपने क्लास में कि जब मंजिल करीब होती है तो परेशानियों का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। परेशानियां ज्यादा आने लगती हैं। पूरे साल हमने बहुत ढंग से मेहनत किया, मैंने भी, आपने भी, लेकिन अंत समय में इस तरह की परेशानियां आती हैं तो हमें इन सब से लड़ना पड़ेगा, हारना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके लिए मेरी लड़ाई जारी है, जो खत्म होगी जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन। टीचर हर साल लड़ता है, टीचर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। युद्ध लड़के जीता जा सकता है, युद्ध के परिणाम एक बार आ सकते हैं, युद्ध बार बार नहीं होते, परंतु एक टीचर हर साल अपने बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए लड़ता है। एक अच्छा टीचर जो कुछ देना चाहता है बच्चों को। तो ये चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं रेस्ट में तो हूं, परंतु मेरा दिमाग रेस्ट में नहीं जा पा रहा है। तो मैंने सोचा कि भगवान मुझे थोड़ा सा ठीक कर दे कि मैं अपने बच्चों से जुड़ पाऊं। बोलने की हालत ही नहीं थी, मुंह ही नहीं खुल रहा था। हैवी डोज लिया है जिसकी वजह से अभी तबीयत ठीक हुई रात को। तो मैं सोचा कि आपसे थोड़ा सा रूबरू हो लेता हूं, क्या पता कल सुबह फिर तबीयत ठीक हो या ना हो। अमूमन एक बीमार इंसान इतने रात को, अगर मैं इतने रात को बोलूं, आपको क्या पता रात है या दिन, तो आप घड़ी में यहां देख सकते हो 11:01 हो रहे हैं। 11:01। और मेरा मन नहीं लग रहा था कि बच्चे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे कि सर आएंगे और पढ़ाएंगे। मैं मानता हूं शायद आपके मन में भी होगी कि सर रहने दो, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है बच्चों, आओ, चलते रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ना है हमको, हारना नहीं है। परिस्थितियां विपरीत होंगी, परिस्थितियां मुश्किल होंगी, यू हैव टू फाइट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। बहुत सारी परेशानियां हो सकता है आपको भी आनी शुरू हो ऐसे मौके पर, जहां आखिरी के 1.25 महीने बचे हुए हैं, लगभग 1 महीने 10 दिन, अप्रोक्स 40 डेज। तो हारना नहीं है, जीतना है। चलो बच्चों, आओ जरा चर्चा कुछ कर लेते हैं। जैसा कि तुम सबको पता है, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ने लग रहे थे, और इस कड़ी में, और बिजनेस स्टडी पढ़ने की कड़ी में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर शुरू किया था। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को समझा था, बहुत सारी बारीकियों को हमने देखा था, जाना था। आज भी आज भी बच्चों उन्हीं बारीकियों के बारे में चर्चा होनी है। बहुत सारी बारीकियों पर चर्चा आज भी हम करने वाले हैं। आओ जरा, चलो लास्ट क्लास में जहां तक हम पढ़े थे उसके आगे से पढ़ेंगे। पढ़ने का अंदाज बिल्कुल वही रहेगा। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मुझसे जुड़ जाओ और इस चैप्टर को हौले हौले करके आज हम लोग खत्म कर देंगे। और आज जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, बहुत बहुत बधाई हो आप सब बच्चों को, खासकर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस एक चैप्टर बचेगा जिसको आपको नहीं पढ़ना, आप उसको स्किप करके जाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक होने वाले हैं एग्जाम में। हमारे पास इस बात का मार्जिन है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों का ऑफिशियली मेरी तरफ से बिजनेस स्टडीज का ये आखिरी क्लास है। हमने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है, ये बस आखिरी चैप्टर है और ये आखिरी टॉपिक है। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर और बच जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें बहुत सारी चीजों को डिलीट भी कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो
इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। मतलब ऑफिशियली मानिए तो बिजनेस स्टडी आज हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों। एक बार जल्दी से मुस्कुरा दो। और इस अवस्था में भी मुझे मन कर रहा है एक बार वो मंत्र गाने का, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? अब तुम कहोगे सर इतनी रात को दिन में कौन गाए, एक बार जल्दी से बोल दो मंत्र, क्योंकि मंत्र काम करता है हमारा। आएगा आएगा, कितना आएगा? 90% आएगा। आएगा आएगा, 90% आएगा। चलो बच्चों, आओ जरा देखते हैं आज के टॉपिक में। बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो चीजों के ऊपर। एक फिक्स्ड कैपिटल क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल क्या है, और दूसरा वर्किंग कैपिटल क्या है। और जैसे ही इन दोनों के ऊपर चर्चा होगी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आओ समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या है। अच्छा बच्चों, इसको समझाने के पहले मैं तुमको समझा देता हूं। बिजनेस को पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में उसको इन्वेस्ट करने के लिए, और क्योंकि बिजनेस चलता ही है जब तक आप एक एसेट्स क्रिएट नहीं करोगे, बिल्डिंग नहीं बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करोगे, मशीन नहीं लगाओगे, कैसे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को अंजाम दोगे? नहीं कर पाओगे। फिक्स्ड एसेट्स को लगाना ही पड़ेगा। तो इसी से संबंधित इसमें हम बातें पढ़ने वाले हैं कि हर बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है। किस बिजनेस को ज्यादा पड़ेगी, किस बिजनेस को कम पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए पढ़ते होगे अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के ऊपर आज चर्चा होनी है। बहुत इजी चैप्टर है, आओ जरा देखते हैं। चलो पेंसिल ले लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग मार्क करते चलेंगे। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स, किन किन चीजों को शामिल करता है भैया फिक्स्ड कैपिटल? तो एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू किस चीज के लिए? टू भैया लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा किससे रिलेटेड है भैया ये? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसी के लिए इसको कहा जाता है क्या? कैपिटल बस्टिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इधर देखो जरा। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट्स द, अफेक्ट प्रभावित करता है किसको? ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक इसका आनंद और फायदा उठाया जा सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगेगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आपको लगाना पड़ेगा। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंक्लूड्स, किन किन चीजों को शामिल करता है भैया? परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईटीसी। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है कैपिटल बस्टिंग का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। चलो देखो जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं इसको मार्क कर देना चाहता हूं इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो कौन कौन सी जगह है जहां हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? वो कौन कौन सी जगह है जहां हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? कहां ज्यादा कहां कम? आओ सबसे पहले देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म, एक साल से कम अवधि के लिए क्या फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा। कोई भी बिजनेस ऐसा किसी को देखे हो कहते हुए कि मैं बिजनेस सिर्फ एक साल के लिए कर रहा हूं?
ऐसा कोई भी इंसान तुमसे टकराया है कि मैं बिजनेस सिर्फ 1 साल के लिए कर रहा हूं इसलिए इतना सारा खर्चा कर रहा हूं? अरे तुम्हारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 2 से 3 साल लग जाता है। 1 साल के लिए बिजनेस कैसे करोगे? पीरियड लेस देन 1 ईयर। और अगर 1 साल से ज्यादा का इंटेंशन है तो लॉन्ग टर्म तो अपने आप हो गया बच्चों। तो इसलिए कहता है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में किया जाता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। भैया कहां से लाया जाता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। यहां से पैसे रेज किए जा सकते हैं। और भैया इसमें क्या बोला देखो जरा, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। और हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कितनी होगी बच्चों, ये हम सीखने वाले हैं। ये हम यहां सीखने वाले हैं, हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, हाई होगी या लो होगी। अब का टॉपिक बहुत आसान है, जो भी हमारा कंपैरिजन चलेगा वो इसी दोनों के आधार पर चलेगा, हाई होगा या लो होगा। देखो जरा नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर देखो जरा क्या ये कहना चाहता है। नेचर ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज involved in the first factor which helps in deciding the requirement of fixed capital. A manufacturing company needs more fixed capital as compared to a trading company, as trading company does not need plant machinery etc. जाहिर सी बात है, दो कंपनी की बात किया, एक बात किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और दूसरी बात किया ट्रेडिंग कंपनी की। एक ट्रेडिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जो सेल और परचेज करती है गुड्स का, इसका काम है क्या? सेल और परचेज करना है। इसका काम है क्या? सेल और परचेज करना। और भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है सामान को बनाना। तो भैया बनाने के लिए तो पहले फैक्ट्री लगाना होगा, बनाने के लिए तो मशीन लगाना होगा, जब तक वो नहीं लगाओगे बनेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है, अब तुम ही बता दो ना अपना भेजा लगा के कि तुमको फैक्ट्री लगानी है और तुम्हारे दोस्त को बनाए गए माल को बेचना है, ज्यादा पैसा किसमें चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग वाले को। तो इसीलिए बोला कि अगर बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें हाई फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और अगर बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग है तो इसमें बच्चों लो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। आओ जरा आगे देखते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस स्तर पर काम किया जा रहा है? स्केल ऑफ ऑपरेशन, द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल। वैसी कंपनी जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है उसको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, ज्यादा मशीनरी की जरूरत है। और वैसी कंपनी जो स्मॉल स्केल पर कर रही है उसको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है। तो देखो जरा, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर लार्ज है, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर लार्ज है या तो स्मॉल है, तो दो आधार पर, अगर लार्ज होगा तो वर्किंग फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा चाहिए, अगर स्मॉल है तो फिक्स्ड एसेट्स कम चाहिए, सिंपल है। दूसरा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें भी दो तरीके का हो सकता है, या तो आप मशीन का ज्यादा यूज करके प्रोडक्शन करते हो या ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हो, जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के फॉलोअर हो तो उस केस में आपको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन्स हो रहा है। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हो तो उस केस में आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। वही बातचीत इसमें लिखी होगी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। दो चीजों का जिक्र होगा, देखो जरा, एक है किस चीज का? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का जिक्र है, और दूसरा होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का जिक्र। बिल्कुल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का जिक्र। तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या है भैया? कैपिटल इंटेंसिव में मोर कैपिटल चाहिए, और लेबर इंटेंसिव में क्या चाहिए? लेस कैपिटल चाहिए। तो भैया इस पूरे को तुमको रटने की जरूरत ही नहीं है,
तुमको तो बस समझना है और चीजों को अपनी भाषा में लिखना है। पार्ट बी बिजनेस स्टडी में काफी स्कोरिंग हो जाता है क्योंकि सारी की सारी चीजें आप अपने शब्दों में बयां कर सकते हो। अच्छा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगी, पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाएगी, नए टेक्नोलॉजी को लाएगी, तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं तो कैपिटल हमें कम चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, भैया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब है हम विजनरी आदमी हैं, हम आगे की दृष्टि को देख रहे हैं, हमको आगे ग्रो करना है, तो आगे हमको और एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। जो बिजनेस चल रहा है चलता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चलाना है, आगे और कुछ नया नहीं करना, तो वैसे केस में पैसों की जरूरत कम पड़ेगी। तो उसी बात को लिखा होगा, देखो जरा, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग, वैसी कंपनी जो एक्सपेंड कर रही है, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हाई ग्रोथ प्लान, और जिनका हायर ग्रोथ प्लान है उनको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मोर फिक्स्ड कैपिटल। और वैसी कंपनी जिनका ग्रोथ प्लान ज्यादा नहीं है, जिनको ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना, उनको लो लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो भैया बहुत आसान है बच्चों, आगे भी आप इसी ग्राउंड के ऊपर, इसी ग्राउंड्स के आधार पर आप चीजों को डिस्कस करोगे। एक्चुअल में मैंने बहुत हैवी दवा खाया हूं, तो जिसकी वजह से मुझे जमाई भी आ रही है काफी ज्यादा, ठीक है। मैं उसको रोक रोक के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इतनी हैवी दवाइयों के बाद अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि आप रेस्ट लें, आप काम ना करें, ठीक है। खैर एनीवे, आप चीजों को समझते चलो, अगले पॉइंट्स को भी हम कुछ इसी आधार पर डिस्कस करेंगे। 5 हो गया, जरा 5 ही है क्या इसमें, चलो यहां भी है, आओ जरा एक एक करके हम देखते हैं क्या है। डाइवर्सिफिकेशन जरा देखो तो, डाइवर्सिफिकेशन, कंपनीज विच हैव प्लान, वैसी कंपनी जिसका प्लान है कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई, वो अपने बिजनेस को क्या करेगी, वैसी कंपनी जो अपने बिजनेस को क्या करेगी, हैव अ प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज, जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है अलग अलग क्षेत्र में। टेलीकॉम वाले चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए, स्टील वाले चाहते हैं कि फूड वाले सेक्टर में आए, तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और अगर नहीं चाहते हो डाइवर्सिफाई करना तो कैपिटल की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, if company can arrange financial and leasing facilities easily then they requires less fixed capital, अगर उसको कर्जा मिल सकता है, अगर उसको लीज पर चीजें मिल सकती हैं तो उसके लिए खरीदने की जरूरत। लीज का मतलब क्या होता है, देखते हो, जमीन लीज पर करा लिया, 100 साल की लीज पर करा लिया, इसका मतलब 100 साल तक उस जमीन को यूज करने का राइट आपका है, वो जमीन आपका नहीं है, यूज करने का राइट आपके पास है। वही अगर जमीन खरीदना रहता तो महंगा पड़ता, लीज पर मिल गया, मशीन चाहिए लीज पर मिल गया, तो भैया ऐसे केस में आपको कम पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मतलब एक तरीके से किराया पर चीजों को लेकर के काम किया जा सकता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि अगर कंपनी अरेंज कर लेगी, अब अगर कंपनी अरेंज कर सकती है, क्या अरेंज कर सकती है, फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज आसानी से, इजिली का मतलब मुस्कुराते हुए, देन दे रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल, उनको कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, एज दे कैन एक्वायर एसेट्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट इंस्टीड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट एट वन टाइम। अब देखते हो किसी लोग को अगर जाना होता है मोतिहारी के बाहर, उनके पास गाड़ी नहीं है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो गाड़ी को भाड़े पे ले लें या नई गाड़ी खरीद के लाए तब चढ़ के जाएं। और आपको हंसी छूट रही होगी कि लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, इजिली गाड़ी रेंट पर अवेलेबल है भाड़े पर, तो आदमी उसको रेंट पर लिया, गया आया, अपने काम को कर लिया, बात खत्म हो गई। अब जहां 10 लाख की गाड़ी खरीदता जाता वहां 5,000 में उसका काम चल गया। तो वैसे केस में आपको हैवी कैपिटल की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको ये टेंशन सता रही होगी, ओ भाई साहब अब तो एम्बुलेंस खरीदना होगा 12 लाख 15 लाख रुपए का, तब इसको मैं लेके जा पाऊंगा। या तुम फ्रीली कॉल करते हो क्योंकि मार्केट में एम्बुलेंस अवेलेबल है, पैसा दो तमाशा देखो,
ठीक है, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, वैसे केस में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। वही बात कंपनी के केस में है। लेकिन अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी को हैवी फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो 7 पॉइंट रहने देते हैं। आगे देखो जरा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस और जॉइंट वेंचर्स। इफ अ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशंस, मतलब दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करना चाहती है, ज्वाइंट वेंचर बना लिया, then companies will need less fixed capital as they can share plant and machinery with their collaborators. But if company prefers to operate as an independent unit, then there is more requirement of fixed capital. कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल इससे पूछते हैं। कहने का मतलब है दो कंपनी एक साथ मिलके काम करना चाहती है, तो भैया दोनों की जितनी संपत्ति थी एक दूसरे के साथ मिल गई, दोनों मिलके काम मार्केट में कर सकते हैं। एक मशीन प्लस एक मशीन, दो मशीन हो गए, तो भैया इस केस में लेस कैपिटल की जरूरत है। लेकिन अगर काम तुम अकेले कर रहे हो, ठीक है, एक मशीन तुम्हारे पास थी, एक मशीन की और जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, सामने वाले से तुम मिले नहीं, अकेले काम करना चाहते हो, क्या ऑप्शन है? या तो मशीन को खरीद के लाओगे, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो वैसे केस में तुमको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों बहुत इजी टॉपिक, मुझे लगता है इससे आसान और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं हो सकता आपके बिजनेस स्टडीज में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को प्रभावित करती हैं, और फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती हैं। तो उसमें हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके चर्चा कर लिया, और चर्चा किस तरीके से किया उस अंदाज को आपने देखा। मुस्कुराने का समय आ गया है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बहुत डिटेल में एक एक चीज बहुत बारीकी से समझा रखा है, इसलिए आपका देखना बेहद जरूरी है, वरना ये चैप्टर आपका खराब हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं आगे की कहानी। अब देखो जरा, अभी तक पहला हेडिंग क्या था? फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सारी जानकारी हम ले चुके हैं। अब जानकारी लेने की बारी है वर्किंग कैपिटल के बारे में। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी इसका जिक्र होता है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आओ जरा देखते हैं क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स। देखो जरा, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, क्या मतलब होता है भाई? रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तभी तो आप डिफरेंस वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको, पढ़े भी होगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या ये चीज तुम पढ़े नहीं हो? जल्दी से बता दो। तो यही तो ये बात कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इसी को अपनी भाषा में भी कह सकते हो, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब भैया कितने तरह के होते हैं? तो भैया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस क्या होता है? तो टोटल। देखो जरा, दिस रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन भैया ऑल द करंट एसेट्स, सभी करंट एसेट्स में, सच एज कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरीज etc. These current assets get converted into cash within an accounting year. एक साल के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो अपडेटर्स करंट एसेट्स है, माल उधार पर बेच दिया, सामने वाले से पैसे लेने हैं, उसकी एक ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट पर पैसा हम उससे कलेक्ट कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात समझ में आ रही है? चलो दूसरा देखो जरा, एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स क्या क्या हो गया। ये सारी चीजें आप बैलेंस शीट में, अकाउंटेंसी में पढ़ते होगे, इसलिए इसको डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट मैंने देखो स्टार्टिंग में ही कहा था कि अकाउंट्स की फीलिंग आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के दरमियान, और आपको काफी मजा भी आने वाला है। आओ बच्चों देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। पहला था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, अब आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। देखो जरा,
this refers to what? Excess of current assets over current liabilities. Excess of current assets over current liabilities. Current liabilities are to be paid within an accounting year. Bills payable, creditors. Current liabilities are source of funds for acquiring current assets. सीधी सी बात है. Suppose company gets credit for maintaining a stock, then a stock which is current assets gets created with the credit purchase, which is, कहता है कि करंट लायबिलिटी की मदद से ही करंट एसेट्स क्रिएट होती है. तुमने स्टॉक को उधार पर खरीद लिया, उधार पर खरीदा है, पैसे तुमको अभी देने हैं, क्रेडिटर्स को देने हैं पैसे तुम्हें, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और स्टॉक एसेट्स होता है. तो बैलेंस शीट की चीजों को डिस्कस किया जा रहा है और बैलेंस शीट में आप जानते हो एसेट्स स्टॉक साइड में आता है, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आती है, स्टॉक जो है एसेट साइड में आता है और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आती है. वही बोलता है कि एसेट्स करंट लायबिलिटीज की मदद से क्रिएट होते हैं. चलो, द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. बिल्कुल सही बात है. इक्वेशन के हिसाब से अगर हमारा करंट लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव तो हो ही जाएगा. When current liability exceeds current, when current liability exceeds current assets, क्या हो जाएगा? जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में भैया हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा. द नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स क्या इंडिकेट्स करता है? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी. बिल्कुल सही बात है. कंपनी अपने लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब समझ रहे हो? रेशियो एनालिसिस में हमने पढ़ा है लिक्विडिटी रेशियो. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को रीपे करने में कंपनी कितनी एफिशिएंट है, ये हमको कौन बताता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है. इसीलिए सब्जेक्ट्स के कोरिलेशन को समझना है कि सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है जब आप सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हो तो चीजें आपको इजीली समझ में आती हैं. और हर सब्जेक्ट हमने डिटेल में पढ़ रखा है तो टेंशन की बात है नहीं. आपको सारी चीजें बहुत मजेदार ढंग से समझ में आने वाली है. द पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल implies पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन, वेयर एज नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल अगर आया है तो वो बताता है कि हमारा पोजीशन कैसा है? वीक और पुअर लिक्विडिटी पोजीशन है. ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव है. अगर वर्किंग कैपिटल हमारा पॉजिटिव है मतलब हमारी सिचुएशन अच्छी है. अगर वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव है मतलब गंदी. ये लो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. अगर वर्किंग कैपिटल हमारी पॉजिटिव है तो हम मुस्कुराएंगे और अगर हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो फिर हमको रोने की बारी तो भैया तय है. हमें रोना पड़ेगा. खूब अच्छे से रोवा दिए, देख रहे हो. चलो, जैसे वहां हमने पढ़ा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, वैसे ही यहां अब हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको? जो अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल को. बिल्कुल उसी अंदाज में, टेंशन नहीं है. लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ. लास्ट टॉपिक, इसके बाद चैप्टर का खात्मा और तुम इस चैप्टर के किंग कहलाओगे. किंग. चलो देखो जरा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करेंगी? वो कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों जो प्रभावित करेंगे किसको? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस. फिर उसी आधार पर हम देखेंगे. सीधी सी बात है, देखो जरा. अ टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इज इन्वॉल्व इन इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल. अगर ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर रिटेल शॉप है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस बिकॉज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल. सीधी सी बात है. द होलसेलर एज कंपेयर टू रिटेल शॉप acquires more working capital as they have to maintain large stock and generally sells goods on credit which increases the length of operating cycle. क्या बोला? बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा. अच्छा अब एक बात बताओ, होलसेलर और रिटेलर तो तुम जानते हो, मार्केट में तुम देख रहे हो. बिजनेस में ज्यादा पैसा किसको लगाना पड़ता है, होलसेलर को या रिटेलर को?
तुम अपनी गली के उस दुकान के बारे में सोचो जहां से तुम जाके सुबह सुबह दूध लेते हो और दूध के साथ साथ चीनी भी ले लेते होगे। अगर घटता है तो आलू भी ले लिया आधा किलो, प्याज भी ले लिया आधा किलो 1 किलो। और उस अंकल जी के दुकान पर देखना, प्याज की बोरी 1 से 2 रखी होगी, आलू की बोरी 1 से 2 रखी होगी, चीनी 1 बोरा होगा, दाल 1 बोरा होगा। क्या तुमने अपने गली के दुकान में ये देखा है कि 50 बोरी आलू की रखी हुई है, 50 बोरी प्याज की रखी हुई है? नहीं देखा ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल शॉप वालों को ज्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। स्टॉक मेंटेन करना होता है ज्यादा किसको? होलसेलर्स को, क्योंकि उनके पास कई सारे छोटे रिटेलर्स सामान खरीदने को आ रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो, रटने की जरूरत नहीं है। कई सारे छोटे छोटे होलसेलर्स रिटेलर सामान खरीदने आ रहे हैं, तो वो एक हैवी, कभी होलसेल की दुकान में जाकर देखना, इतनी भारी मात्रा में सामान रखा रहेगा, 200 बोरी चावल की, 200 बोरी दाल की, 500 कंटर तेल का। इसका कारण ये दर्शाता है कि होलसेलर को बिजनेस में ज्यादा पैसे की जरूरत है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। वो अच्छा ईमानदारी से बताना, होलसेलर रिटेलर को उधार माल बेचता है कि नहीं? वो बोलता है रिटेलर को बेचते समय कि जब माल बिक जाएगा तो पैसा दे देना, पैसा दे देना। वो ज्यादा प्रेशर नहीं देता। लेकिन जब रिटेलर सामने वाले को, अच्छा तुम दुकान में गए, दूध लेने गए, दूध था 52 रुपया का, तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपया था, 2 रुपया उधार लगा दिए। अंकल जी के यहाँ जाओगे अगले दिन तो अंकल जी कहेंगे बउआ कल का 2 रुपया बाकी है। अंकल जी ठीक है अंकल जी कल दे देंगे। फिर कल गए 50 रुपया लेके, बउआ कल का 2 रुपया लाए हो? अरे अंकल जी भूल गए। तीसरे दिन तुम लादे जाके दे दोगे। लेकिन अगर तुम होलसेलर से माल खरीद के लाए हो, तुम्हारा माल बिका नहीं है, कब बिकेगा इस बात की गारंटी नहीं है। कई बार देखना कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर के यहाँ दे देती हैं, होलसेलर को दे देती हैं, और होलसेलर को भी क्रेडिट मार्जिन मिलता है। उनको कहती हैं कि जब आपका माल बिकेगा ना तो हमको आप पैसे दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्रेडिट पॉलिसी के बेसिस पे ही कई सारे बिजनेस टिके होते हैं। माल बिकेगा तो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर रिटेलर उधार दे रहा है तो रिटेलर इस टर्म्स पर उधार देता है कि आप पैसे जल्दी दे दोगे। तो पैसे जल्दी किस में लौटाने हैं, रिटेलर में या होलसेलर में? ईमानदारी से बताओ, रिटेलर में जल्दी या होलसेलर में? रिटेलर में ग्राहक से पैसे जल्दी ले लेगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है या कम है? कम है। लेकिन अगर होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है तो पैसे मिलेंगे तब जब माल बिकेगा। माल कब बिकेगा पता नहीं। तो ज्यादा पूंजी किसको चाहिए, होलसेलर को चाहिए या रिटेलर को चाहिए? होलसेलर को चाहिए। अब ये लाइन तुमको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको इंटरप्रेट करा दिया। पढ़ो जरा, दोबारा से इस लाइन को पढ़ेंगे। क्या बोला? द टाइप ऑफ बिजनेस firm is involved in is the next consideration while deciding the working capital. वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत है ये डिपेंड करेगा किस पर? टाइप ऑफ बिजनेस पर। लो उल्टा चले, वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत है डिपेंड करेगा टाइप ऑफ बिजनेस पर। अच्छी बात है, अगर ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग रिटेल शॉप है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। क्यों? लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल। 2 रुपया उधार लगा हुआ चीज अगले दिन से मांगने लगेगा, ये नहीं कहेगा महीना भर के बाद लौटा देना, ना लायक कहीं का। चीजों को समझो, भारी से भारी चीज समझाया जा सकता है आसान भाषा में। द होलसेलर एज कंपेयर टू रिटेल शॉप, अगर होलसेलर की तुलना करोगे रिटेल शॉप के मुकाबले, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू मेंटेन लार्ज स्टॉक and generally sells goods on credit which increases the length of operating cycle. और वो जो माल उधार बेचते हैं उनका पैसा उनको तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आपसे ये सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि होलसेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है रिटेलर को? तो रिटेलर को कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, होलसेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर पूछेगा फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा किसको जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ट्रेडिंग कंपनी को? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स की ज्यादा जरूरत है, ट्रेडिंग कंपनी को कम।
तो आपसे क्वेश्चन कुछ इसी अंदाज में वो पूछेगा बिहार बोर्ड वालों। और सीबीएसई वालों तुमको जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देगा उसका लेवल कुछ इसी प्रकार का होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आप उसको सॉल्व तब कर पाएंगे जब आप लॉजिकली चीजों को पूरे इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़े हो, अदरवाइज वो चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी और आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। आओ जरा आगे देखते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर हमने समझा क्या कि कैसे वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगा। दो शब्द निकल के आए, एक होलसेलर और दूसरा रिटेलर। दूसरा रिटेलर। लो, स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर बिल्कुल सही बात है। अ फर्म ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, अगर वो बड़े स्तर पर बिजनेस कर रही है तो नीड टू मेंटेन, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना होगा, ज्यादा डेटर्स उधार माल बेचना होगा, तो उसको क्या चाहिए, लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर कोई कंपनी, कोई भी फर्म, उसका ऑपरेटिंग दायरा छोटा है तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत बच्चों हमें है। इसमें भी टेंशन है। अब इसी आधार पर सब समझेंगे, एक आध समझ जाते हैं तो सब समझ में आने लगता है ना। मैं गलत कह रहा हूं क्या सर? आप गलत बोले ही कब आज तक? यही तो हमें पता नहीं चला। चलो खैर, आओ अच्छा मजाक कर लेते हो सर आप। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस में उतार और चढ़ाव भैया हमको लगा रहता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस में ज्यादा उतार चढ़ाव है, बिजनेस कांस्टेंट नहीं है, तो पैसे ज्यादा जरूरत चाहिए या कम? बिजनेस को बार बार संभालने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए। लेकिन बिजनेस में कांस्टेंट है, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, टेंशन फ्री हो, उस केस में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। देखो जरा, ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब माल खूब बिक रहा है, द मार्केट इज फ्लरिशिंग, बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, मार्केट में मुस्कुराहट है, सो मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर डेटर्स, विच मीन्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सब कुछ अधिक होने से वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन परंतु, लेकिन वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन, अगर मंदी है, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, मंदी। लो, डिप्रेशन का मतलब मंदी। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, लो डिमांड, लेस इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन्ड, लेस डेटर्स, सो लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। और ऐसे केस में हमारा वर्किंग कैपिटल जो चाहिए वो कैसा चाहिए, लेस वर्किंग कैपिटल की हमको जरूरत है। तो भैया बिजनेस फ्लक्चुएशंस या तो बूम हो सकता है, या तो बूम होगा, या बिजनेस फ्लक्चुएशन में रिसेशन होगा, मंदी होगा। अगर बिजनेस में बूम आया है, अगर बिजनेस में बूम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर मंदी है, माल बिक नहीं रहा है, तो वर्किंग कैपिटल, कम वर्किंग कैपिटल से भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखो, बिजनेस स्टडी कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन आप महसूस कर रहे होगे टीचर जब आपसे डिस्कस कर लेता है चीजों को तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब आपको पहले देखते हुए तो लगता है यार कितनी चीजें, सर दर्द हो जाएगा। लेकिन अब चीजों को समझने के बाद 1 घंटे की क्लास में बहुत सारी चीजें आप जान जाओगे। तो अपने बहुमूल्य 1 घंटे निकाल के इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे ना तो मजा भी आएगा तुमको, और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। एग्जाम में हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो आओ, सीजनल फैक्टर्स। क्या सीजनल फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल को परेशान करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। देखो जरा, वर्किंग कैपिटल, a working capital required is constant for companies which are selling good throughout the season, whereas companies which are selling seasonal goods requires huge amount during season as more demand, more stock has to be maintained, fast supply is needed, whereas during off season, slack season demand is very low, so less working। अरे भैया, अगर तुम सीजनल सामान को बेचते हो, तुम्हारा सामान सीजन में ही बिकता है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुमको काफी एक्टिव रहना पड़ेगा, तुमको अपने गोडाउन में माल भर के रखना पड़ेगा, क्योंकि माल लगातार धड़ल्ले से बिकेगा। तो सीजन में तुमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और तुम्हारा सीजन अगर खत्म हो गया तो फिर टेंशन किस बात की है। तेल डालो कान में और सो जाओ, आंख में भी डाल लो, मन है तो, मना थोड़े कर रहे हैं, डाल लो, नालायक कहीं का। चलो, तो सीजन में अगर काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और विदाउट सीजन हो
तो कम वर्किंग कैपिटल में भी हमारा काम धंधा चल जाएगा। चलो भैया देखो पांचवा, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल भैया सीधी सी बात है, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव के आधार पर इसको डिस्कस कर लेना, बहुत आसान है। क्रेडिट अलाउड, भैया सुनो, अगर तुम दुकानदार हो, तुम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचो, रटना कुछ नहीं है, तुम दुकानदार हो, तुमने ठान ली है कि तुमको ज्यादा माल उधार पर बेचना है, नगद कम बेचना है, तो तुमको बिजनेस में पूंजी ज्यादा चाहिए या कम? कम पूंजी में बिजनेस कर पाओगे? कहां से अगली बार माल लाओगे? 10 लाख का माल लाए, 9 लाख का माल उधार बेच दिए, हाथ में तुम्हारे पास 1 लाख कैश है, दुकान का सेल जबरदस्त हो गया उधार बेचने से, फिर अगले महीने माल लाओगे तभी तो बेचोगे, तभी तो उधार दोगे। इसका मतलब अगर उधार माल ज्यादा बेचोगे तो पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, और उधार माल कम बेचोगे तो पैसे की कम जरूरत होगी। तो समझ गए बात को? आओ जरा पढ़ लेते हैं यार, छोटी छोटी चीजें परेशान हो जाते हो। क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। जो माल तुमने बेचा है उसका पीरियड ऑफ कलेक्शन कितना है? देखो जरा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, क्लाइंट किस तरह का है, इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है। इफ कंपनी इज फॉलोइंग, अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, अगर लिबरल है देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। लिबरल का मतलब क्या हुआ? खूब बांटती है, उधार माल खूब देती है। लेकिन इधर देखो, वेयर एज कंपनी इज फॉलोइंग, अगर वो कंपनी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो कर रही है तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। आज के डेट में देखो ना, सारा माल तुम सोच के देखो, तुम्हारे बिजनेस में उधार माल बिकता ही नहीं है, जो बिकेगा नगद बिकेगा, तो टेंशन ही नहीं है। तुम 10 लाख का माल मंगाए, 12 लाख में बेचे, 2 लाख मुनाफा हो गया, फिर उस 10 लाख से फिर माल मंगा लिए, फिर 2 लाख का माल लिया, तो पैसा तुम्हारा मार्केट में आ रहा है, बार बार ब्लॉक नहीं हुआ है। अब उसी में से 5 लाख का कोई उधार ले जाए तुमसे, तो तुम्हारा पूंजी कम हो गया ना भाई, पूंजी क्या हुआ? कम हुआ। तो क्रेडिट पॉलिसी, खूब अगर लोन बांटोगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर कर्जा उधार पर माल कम दोगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्लियर है? मुस्कुरा दो अगर समझ में आ गया हो। सर बहुत आसान तरीके से आप समझा देते हैं भारी भारी चीज को, क्या करें बच्चों। खैर आने दो, जाने दो, लोग को जलने दो, हम लोग अच्छा करेंगे, बात खत्म हो गया। जो बच्चे प्यार करेंगे वो भी अच्छा करेंगे हमें, जो गाली देंगे देने दो, गाली देने वालों की कमी थोड़ी है। तुम गाली दे रहे हो इसका मतलब तुम नोटिस कर रहे हो, और तुम नोटिस कर रहे हो इसका मतलब मैं अच्छा कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है, तुम्हारी गाली मुझे पॉजिटिव तरीके से मैं उसको देखता हूं, दो ना। कई लोग नया आईडी बना के मुझे गाली दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब तुम अपना लेवल देखो और मेरा लेवल देखो कि मुझे गाली देने के लिए तुम्हें नई आईडी बनानी पड़ रही है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तुम नोटिस कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? करो यार जितना करना है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तुम मुझ पर हंस रहे हो, अच्छी बात है, मेरे लिए ताकत की बात है, तुम मुझे ताकतवर बना रहे हो, ऐसे ही बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भर भर के गाली दो जिसको देना है, फर्क नहीं पड़ता। अपन तो इस स्थिति में भी क्लास लेगा भैया, रोक सकते हो तो रोक लो। खैर ऊपर वाले साथ हैं और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे टेंशन किस बात की? मैं तो जी जान लगाऊंगा ही आपके रिजल्ट के लिए। और शहर बदलेगा, बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है, वक्त लगेगा पर बदलेगा जरूर। आओ जरा, तो भैया ये भी क्रेडिट से रिलेटेड है, ये भी देख लेना, इजी पॉइंट है। 8-9 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई तुम 2-3 पॉइंट इसमें से कवर अप कर लोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब उसी आधार पर पढ़ लेना, कोई इसमें भारी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों होता है खत्म। अब आपका काम क्या है, सीबीएसई वाले बच्चों का, कि जितनी सारी केस स्टडी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, केस स्टडी सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे करेंगे। आपकी बुक के पीछे जितनी सारी केस स्टडी दी हुई है आप उसको करेंगे। बिहार बोर्ड वाले बच्चों को
बार बार थॉरो स्टडी करना है और ऑब्जेक्टिव सवाल पर ध्यान देना है। मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें मैं बिजनेस स्टडी के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत धारदार बनाएगा। और आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके 90 नंबर से कम आने के सवाल ही पैदा नहीं होते किसी भी कीमत पर, और उतने नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। चलो एक बार जल्दी से दोनों हाथ उठा के जो हमारी क्लास की प्रथा है टाटा बाय बाय कर दो। ये चैप्टर खत्म हुआ और बिहार बोर्ड वालों ऑफिशियली तुम मुस्कुरा दो, तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है, क्योंकि हमने बारी बारी से एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और तुम्हारा बिजनेस स्टडी का सिलेबस यहां पर मेरी तरफ से ऑफिशियली होता है कंप्लीट। वैसे एक और इतिहास हम रचने वाले हैं, जैसे ही हम सिलेबस बिजनेस स्टडी का कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स का भी ऑलमोस्ट एंड पर है, अकाउंटेंसी का भी लास्ट चैप्टर चल रहा है, और एक टीचर तीनों सब्जेक्ट को कवर अप कर रहा है, और तीनों सब्जेक्ट को हमने गहरे तरीके से, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट हमने ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा, हर सब्जेक्ट में गहरा अध्ययन किया, चाहे वो अकाउंट हो, बिजनेस हो, इको हो, और सिलेबस हमने खत्म किया। ये भी इस शहर में इतिहास बना रहा है। इस शहर का इतिहास सिलेबस के मामले में बहुत खराब रहा है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ऑन टाइम, जिससे बच्चों को एग्जाम तक कंप्लीट नहीं होता, बच्चा इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ एग्जाम में उतरता है। ठीक है बच्चों, तो आप लगातार मेहनत करते रहें, एग्जाम आपके पास आ चुके हैं, बिल्कुल भी समय जाया नहीं करना है, मेरी बातों को भूलो मत। पर दिन 10-12 घंटे मिनिमम तुमको स्टडी करना है, सब कुछ भूल जाओ, फोन को बंद कर दो, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, बस एक व्हाट्सएप का जरिया रखो, वो भी रात को देखो, सुबह देखो, एक आध 10-15 मिनट देखो, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है क्लास से रिलेटेड। यूट्यूब पर ज्यादा समय मत दो, बस पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को करो। स्क्रॉलिंग बंद कर दो अगले 1-1.5 महीने तक, बहुत जरूरी है। 1.5 महीने बाद पूरा टाइम होगा यार, कौन तुमको रोकेगा? वेले होगे, वेले खाली बैठे होगे, समझ नहीं होगा क्या करें, करते रहना है स्क्रॉल दिन भर चीजों को। सब कुछ छोड़ दो, वक्त आ गया है। अगर नहीं छोड़ोगे, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। 2 साल की मेहनत है तुम्हारी 11वीं और 12वीं के, आखिरकार डेट आ ही गया वो करीब, अब नहीं तो कभी नहीं। सब कुछ छोड़ दो, दुनिया की मोह माया से बाहर निकलो, छोड़ दो अपने उन दोस्तों को जिनके साथ तुम 2 साल से रह रहे हो, अगले 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने बाद जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने तक दोनों साथ चिपक के सोना, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, समय आ गया है। लड़के ज्यादा दोस्ती निभाने के चक्कर में रहते हैं, बॉयज इट्स अ राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें और कंसस होके पढ़ें। चलो अगला जो चैप्टर है वो सीबीएसई वालों के लिए है, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हैं, आप उन चैप्टर को खुद से भी करें, बाकी मैं भी उसमें आपको हेल्प करूंगा। बिहार बोर्ड का यहाँ पर सिलेबस बिजनेस स्टडी का होता है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बिजनेस स्टडी का नहीं, जो बाकी सिलेबस हमारा बचा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।